वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री के लिए। और मैं आपको बता दूं कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम और हर तरीके के एग्जाम्स में आपको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस काम आने वाले हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा ही हुआ है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपको आगे बताऊं कि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो अबाउट द सोशल डिफरेंसेस अमंग द हड़प्पन्स। सो भाई, एक तो जो बुरियल्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है इससे पता चलता है। और इसके अलावा जो हमें चीजें मिलती हैं बुरियल्स के अंदर से, उनको हम एक तो यूजफुल चीजों के अंदर डिवाइड करते हैं और एक है लग्जरियस थिंग्स। सो इससे पता चल जाता है कि भाई सोशल डिफरेंस क्या था। लिस्ट द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हाउ दीज माइट हैव बीन ऑब्टेन्ड। सो स्टोन जैसे कि कार्नेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टज, स्टीएटाइट एंड मेटल जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सब आ जाएगा। शेल जैसे कि फयांस एंड टेराकोटा। एंड ये मेथड कैसे होता था इसके लिए, सो दे इस्टेब्लिश सेटलमेंट नियर द सोर्स ऑफ मटेरियल जैसे कि नागेश्वर, बालाकोट। एंड दे माइट हैव सेंट, और एक्सपेडिशंस भी ये लोग भेजते थे, जैसे कि राजस्थान की खेतड़ी में इन्होंने भेजा कॉपर के लिए और साउथ इंडिया में भेजा गोल्ड के लिए। व्हाट वर द फीचर्स ऑफ सेटलमेंट्स ऑफ प्री हड़प्पा पीरियड। सो हड़प्पा का जो प्री वाला पीरियड था उसमें क्या था, कोई लार्ज बिल्डिंग नहीं थी एंड ज़्यादातर एग्रीकल्चर और कैटल रियरिंग का काम होता था। कुछ कुछ लोग स्कल्पचर के काम में भी लगे हुए थे। देर वॉज नो वेल प्लान नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। फिर है, हड़प्पन स्क्रिप्ट को एनिज्मेटिक स्क्रिप्ट क्यों कहा जाता है या मिस्टीरियस स्क्रिप्ट क्यों माना जाता है, क्योंकि आज तक ये अनडेसिफर्ड है। इसमें 375 से लेकर 400 साइंस हैं और ये अल्फाबेटिकल नहीं थी, पिक्टोरियल थी, सिंबल्स इस पे बने हुए थे। हाउ कैन यू से दैट हड़प्पन कल्चर वॉज एन अर्बन वन। कैसे अर्बन था भाई, सिटीज काफी अच्छे से प्लान तरीके से बनी हुई थी, अपर एंड लोअर टाउन था, रोड काफी स्ट्रेट थे, 90 डिग्री पर काटते थे एक दूसरे को। ठीक है। हाउस जो थे वो ज्यादातर बर्न्ट ब्रिक्स, पक्की ईंटों के बने हुए थे। एंड ज्यादा मतलब एक दो मंजिला होते थे भाई, और हर घर के अंदर बाथरूम होता था, ड्रेनेज सिस्टम काफी एक्सीलेंट था और पब्लिक बिल्डिंग्स भी होती थी। लोथल के अंदर तो डॉकयार्ड भी था जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। राइट अ नोट ऑन अ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम, देखिए ड्रेनेज जो होता था वो मोर्टर, लाइम और जिप्सम से मिलकर बनता था। एंड उनको ऊपर से बड़े बड़े ईंटों से और पत्थरों से ढक दिया जाता था, जिनको बाद में लिफ्ट कर कर उठाकर आसानी से क्लीन भी कर दिया जाता था ड्रेन को। स्मॉलर ड्रेन्स जो होते थे वो हर घरों के अंदर होते थे, घर से फिर बाहर गली वाला मेन ड्रेन जो होता है वहां से जाके वो कनेक्टेड होते थे। और पिट्स वर प्रोवाइडेड फॉर सीवेज फॉर द हाउसेज, गड्ढे भी बनाए जाते थे ताकि जितना भी सीवेज है वो सब उसमें आ जाए। डिस्कस द फंक्शंस दैट मे हैव बीन परफॉर्म्ड बाय रूलर्स इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। भाई कुछ लोग कहते हैं कि नहीं थे रूलर्स, सो कुछ कहते हैं कि सभी इक्वल थे, कोई कहते हैं कि एक रूलर नहीं था, हर जगह का अलग अलग रूलर हुआ करते थे। वहां पे जितनी भी साइट्स हैं हड़प्पन साइट्स, हर जगह का अलग रूलर था। लेकिन हम ये मान सकते हैं कि एक रूलर के ही गाइडेंस और सुपरविजन में ही ये सारे प्लान्स के तहत ये पूरा टाउन बनाया गया था, सिटीज का लेआउट बनाया गया था। बिग बिल्डिंग्स, पैलेसेस, फोर्ट, टैंक, वेल, कैनल, ग्रेनरीज, ये सब माना जाता है कि रूलर्स ने ही बनवाया था। रोड, ड्रेन्स, ये भी काफी ज्यादा मेंटेन, अच्छे से क्लीनिनेस वगैरह मेंटेन की जाती थी। हो सकता है रूलर ने ही ये सब किया हो। और ruler might have taken interest in promoting the farmer to increase production and craftsmen to promote different handicrafts. And he maintained and controlled extraordinary uniformity of हड़प्पा artifacts like seals एक जैसी हैं, weights एक जैसे हैं, bricks एक जैसी हैं। और ड्यूरिंग फॉरेन अटैक एंड नेचुरल डिजास्टर ही यूज टू प्ले एन एक्टिव रोल बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एंड फूड। सो भाई बाहर से कोई अटैक हो जाए तो उस टाइम पे सिक्योरिटी भी ये रूलर्स ही करते थे। एंड उस टाइम पे सील्स वगैरह, वेट्स वगैरह, मेजरमेंट्स वगैरह का भी यूज होता था, तो हम कह सकते हैं कि हाँ भाई रूरल रहा होगा। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ भाई, फ्लड्स आई कोई ये मानता है, कोई कहता है कि रिवर जो है उसका रूट चेंज हो गया था। सो कोई कहता है क्लाइमेट चेंज हो गया था, ड्रॉट पड़ गया था एकदम से। कोई कहता है अर्थक्वेक आ गया था, कोई कहता है बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, तो कोई कहता है आर्यंस ने इन्वेट कर दिया था इनको। सो ये माना जाता है।
अगला क्वेश्चन है, लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय एपिग्राफिस्ट। जो एपिग्राफिस्ट होते हैं उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एपिग्राफिस्ट वो बंदा होता है जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ता है। बहुत बारी क्या होता है, जो इनग्रेव्ड वर्ड्स होते हैं काफी लाइटली होते हैं, ताकि मतलब उसके बाद पता नहीं चल पाता लिखा क्या हुआ है। टेक्निकल लिमिटेशंस बहुत होती हैं, क्लैरिटी नहीं मिल पाती, अनडेसिफर्ड बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस रह जाते हैं, और नॉन रेलिवेंट भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं। डिस्क्राइब ब्रीफली द सोर्सेज फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द हिस्ट्री ऑफ गुप्ता रूलर्स। गुप्ता रूलर की हिस्ट्री के लिए एक तो लिटरेरी सोर्सेज हैं, फॉरनर्स के डिस्क्रिप्शन हैं जैसे कि फाइयान का डिस्क्रिप्शन, प्रशस्तीज हैं जैसे कि हरिशेन की प्रशस्ति है, ठीक है, जिसको प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, और कॉइन्स से पता चलता है, इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। डिस्क्राइब एनी 5 फीचर्स ऑफ महाजनपदास। महाजनपदास के किंग होते थे, कहीं कहीं पर गण और संघ भी रूल करते थे, फोर्टिफाइड होती थी जो कैपिटल होती थी, और आर्मी जो है वो परमानेंट होती थी। एंड किंग का फंक्शन यही होता था कि वही टैक्स कलेक्ट करता था, और यही सब बातें हैं भाई। महाजनपदास की अपनी एक फोर्टिफाइड कैपिटल होती थी, आर्मी होती थी, और ये सब आप लिख सकते हैं। हाउ डज इंस्क्रिप्शन हेल्प इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। सो एक तो आप यहाँ पे देखिए कि नॉलेज जो रूलर्स के बारे में और उनके अचीवमेंट्स हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलते हैं। उस टाइम पे कौन सी स्क्रिप्ट और लैंग्वेज चलती थी ये हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, और लैंड ग्रांट एंड इकोनॉमिक कंडीशन हमें इंस्क्रिप्शन से पता चलते हैं, और एम्पायर कहाँ तक फैला हुआ था ये इंस्क्रिप्शंस हमें बताते हैं। सोशल और रिलीजियस कंडीशंस कैसी थी किंगडम की, ये हमें इंस्क्रिप्शंस बताते हैं। वाई मगध वॉज मोस्ट पावरफुल। देखो भाई, एक तो ये एंशियंट था, सबसे ज्यादा पुराना था, और ये बहुत पावरफुल बन चुका था। इसके कुछ स्पेशल एडवांटेजेस थे जो कि और महाजनपदास के पास नहीं थे। नेचुरल इसका डिफेंस हो जाया करता था क्योंकि ये हिल्स से सराउंडेड था चारों तरफ से। राजगाह इसकी कैपिटल थी, बाद में कैपिटल शिफ्ट करके पाटलिपुत्र कर दी गई। एग्रीकल्चर काफी रिच था यहाँ का। आयरन की माइंस थी यहाँ पे, जिससे कि वेपन्स बन जाते थे, सारे टूल्स वगैरह भी बन जाया करते थे, और एलिफेंट्स वगैरह बहुत मिल जाते थे यहाँ के फॉरेस्ट वगैरह में। और कम्युनिकेशन काफ़ी चीप एंड कन्वीनियंट था, गंगा और जो उसकी ट्रिब्यूटरीज नदी वगैरह थी वहाँ से। बुद्धिस्ट और जैन राइटर्स बताते हैं कि काफ़ी एम्बिशियस किंग्स हुए हैं मगध के, और मिनिस्टर्स भी काफ़ी अच्छे थे। किंग्स में जैसे कि बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मानंद, ये सब आ जाएंगे। 6th सेंचुरी बीसी को मेजर टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है। सो देखिए, 6th सेंचुरी बीसी, ये जो हमारा जीरो का टाइम होता है, इससे अगर आप पीछे जाओगे सो ये बीसी का टाइम होता है हमारा। क्यों टर्निंग पॉइंट माना जाता है। आयरन का यूज होने लगा था, कॉइन्स का डेवलपमेंट हो गया था, अर्ली स्टेट्स का एमरजेंस हो रहा था, और नए नए रिलीजन्स का भी राइज हो रहा था जैसे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इंक्रीज प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज अपनाई गई एग्रीकल्चर में। सो देखिए भाई, जो बहुत ज़्यादा जो फर्टाइल एरिया था एलुवियल रिवर वैलीज का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जा रहा था। प्लॉ शेयर जो होता था, उसकी जो टिप होती है आगे से, वो आयरन वाली यूज होने लगी थी अब, जिससे कि क्या होता था, बहुत अच्छा फायदा हुआ। और इसके बाद क्या हुआ, जैसे कि ये देखिए जो हाई रेनफॉल वाले एरियाज थे वहाँ पे बहुत फायदा मिला। वाइल द आयरन प्लोशेयर लेड टू ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ हुई, काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ी। दूसरी जो थी जो स्ट्रेटजी, वो ये थी कि इरिगेशन का यूज अच्छे से होने लगा, वेल, टैंक, ये सब कैनल्स वगैरह यूज होते थे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के मेन फीचर्स देखिए, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था, किंग होता था भाई, उसका पूरा कंट्रोल था अपने लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर, और मोस्ट पावरफुल किंग होता था। प्रोविस जो प्रोविडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे प्रोविंसेस होते थे, ठीक है, जिनको गवर्नर गवर्न करते थे। लोकल गवर्नमेंट भी होती थी, एंड देर वॉज अ कमेटी ऑफ 3 members टू मेंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन इन पाटलिपुत्र। कैबिनेट भी होती थी जो पूरी तरीके से एडवाइस वगैरह देती थी किंग को। 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स थे, ठीक है, तक्षशिला, तोसली, सुवर्णगिरी, और ये सब। और आर्मी काफी ज्यादा ऑर्गेनाइज थी, और आर्मी की एक कमेटी होती थी, और 6 सब कमेटीज हुआ करती थी। धम्म को स्प्रेड करने के लिए धम्म महामात्रास होते थे, मिनिस्टर्स होते थे, और ऑफिसर्स होते थे लैंड रेवेन्यू के भी अलग से, और स्ट्रिक्ट लॉज को बहुत ज़्यादा बनाया जाता था, और लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था भाई। स्पाइस वगैरह भी होते थे जो कि काफ़ी अच्छे से ध्यान रखते थे। What rules did the Dharma Sutras and Dharma Shastras contain about the ideal occupations of the 4 Varnas?
क्या बताया जाता है? ब्राह्मण जो है उनका काम है भाई पढ़ाना, पढ़ना, सेक्रीफाइस वगैरह, और ये रिसीव करना गिफ्ट वगैरह। क्षत्रियास का काम था कि क्षत्रियास का काम था युद्ध में जाना, वॉरफेयर में जाना, लोगों को बचाना, जस्टिस करना, वेदों को पढ़ना। फिर उसके बाद वैश्यास का काम था ट्रेड, एग्रीकल्चर, क्राफ्ट्स वगैरह का। शूद्रास का काम था कि हायर वर्णास को सर्व करना बस। वीएस सूक्तांकर कौन थे? सो ये एक संस्कृत स्कॉलर थे। इन्होंने एक महाभारत का क्रिटिकल एडिशन तैयार किया। महाभारत की जितनी भी संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट थी वो इन्होंने वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स को मतलब कलेक्ट किया, कंपाइल किया, और उसके बाद जो ज्यादातर कॉमन वर्सेस थे उनको इन्होंने चुना और उसकी मीनिंग बनाई और उसको पब्लिश करा अलग अलग वॉल्यूम्स में। इसको करने में इनको 47 साल लग गए थे। गोत्रास के कुछ रूल्स होते थे। देखो गोत्र जो होते थे वो हर एक वैदिक ऋषि के नाम पर होते थे, और दो रूल बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक तो जब शादी हो जाए तो उसके बाद विमेन को अपने पिता का गोत्र छोड़कर अपने हस्बैंड का गोत्र लेना होता था, और सेम गोत्रा के लोग आपस में मैरिज नहीं कर सकते। वाई वर मदर्स इंपॉर्टेंट इन सतवाहना रूल? सो देखिए ये मैट्रिनोमिक्स को फॉलो करते थे। अपने नाम के आगे इनकी मदर का नाम आता था, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, ये सब आ जाएगा। सो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट थी मदर्स, क्योंकि ये भाई मैट्रिनोमिक्स को फॉलो कर। डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ चंडाल्स? चंडाल्स क्या करते थे? विलेज के बाहर रहते थे, फेंके हुए बर्तन यूज करते थे, मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, ऑर्नामेंट्स उनके यूज करते थे आयरन के, और वो विलेजेस में और सिटीज में रात को नहीं चल सकते थे। और उनको एक तरीके से ऐसे मतलब जो भी लोग मरते थे, जो जानवर मरते थे, उनकी बॉडीज को यही लोग डिस्पोज करते थे जिनका कोई रिलेटिव नहीं होता था। फिर है डिस्कस वेदर द महाभारत कुड हैव बीन द वर्क ऑफ अ सिंगल ऑथर? क्या ये महाभारत का एक सिंगल राइटर है या ज्यादा लोगों ने लिखा है? सो माना जाता है कि जो चैरिएटर होते थे, जो भाट सारथी होते थे, सूत होते थे, उन्होंने इसको लिखा है जब वो वॉरफेयर में जाते थे और लिखते थे, देखते थे। ब्राह्मणास ने बाद में 5th सेंचुरी बीसी के आसपास इसको अपने हाथ में ले लिया, स्टोरीज अपने हिसाब से लिखने लगे, और धीरे 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 क्या होता है कि न्यू नॉर्म्स जितने भी थे वो सब इसमें ऐड किए गए। एक और फेज आता है 200 बीसी से लेके 200 सी तक का, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे सेक्शंस मनुस्मृति के भी इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ द बेगम्स ऑफ भोपाल इन प्रिजर्विंग द स्तूप ऑफ सांची? सांची स्तूप को प्रिजर्व करने में भोपाल की बेगम्स का क्या रोल था? शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने पैसे दिए एक तो प्रिजर्वेशन के लिए, और सुल्तान जहां बेगम ने म्यूजियम बनवाया, वहां पे गेस्ट हाउस बनवाया। जॉन मार्शल ने पूरी किताब भी लिखी भाई इनके ऊपर, और इन्होंने उसके पब्लिकेशन के लिए फंड भी दिया। वाई इज द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज रिगार्डेड एज अ टर्निंग पॉइंट? ये जो टाइम है इसको टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है? क्योंकि बहुत सारे स्कॉलर्स का राइज हो रहा था, जैसे कि ईरान के अंदर जरथुस्त्र, चाइना में खोंगसी, सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, महावीर, गौतम बुद्ध इन इंडिया। और ये चाहते थे कि मिस्ट्रीज को अंडरस्टैंड करना और ह्यूमन बींग्स को समझाना कि भाई क्या असली सच्चाई है और क्या और धर्मों में बुराई है। डिस्क्राइब द फैक्टर्स लेड टू द ग्रोथ ऑफ पुराणिक हिंदुइज्म? सो देखिए, एक तो सेवियर का कॉन्सेप्ट था हिंदुइज्म में कि अगर जब जब पाप बढ़ता है तो विष्णु जी अवतार लेते हैं। हिंदुइज्म दो पार्ट्स में चलता है, वैष्णविज्म और शैविज्म। वैष्णविज्म में विष्णु जी के अवतार की पूजा होती है, शैविज्म में शिव जी की, और इसके अलावा देवी पूजा भी होती है। ठीक है, और यही है कि भाई गॉड और भक्त के बीच का जो रिश्ता है वही भक्ति है, ये इसमें आपको बताना है। वैष्णविज्म जो है इसमें बहुत सारे अवतार होते हैं विष्णु जी के, जैसे कि भगवान श्री राम है, श्री कृष्ण है। शिव जी के जो ज्यादातर जो लोग पूजा करते हैं वो शिवलिंग की पूजा करते हैं। और ये बताया जाता है कि विमेन और जो शूद्र होते थे वो वैदिक लर्निंग को नहीं सुन सकते थे। और इसके अलावा आगे मैं आपको बताता हूँ कि महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स क्या थी। इन्होंने बताया है कि भाई हमारे जीवन में कुछ ना कुछ सोरोज, कुछ ना कुछ दुख होते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, हमारी इच्छाएं होती हैं, और इसके लिए इन्होंने 8 फोल्ड पाथ बताया है। और उसमें पहला पाथ है प्रॉपर विजन। हमारा विजन सही होना चाहिए, हमारी ग्रीड वगैरह नहीं होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड है प्रॉपर एम, राइट एम। हमारा एम सही होना चाहिए, हमें ये लग्जरीज वगैरह सब छोड़ छोड़ देनी चाहिए भाई। तीसरा है हमारे स्पीच सही होनी चाहिए भाई, सही से बात करो, सच बोलो, अच्छा बोलो।
हमारे एक्शंस सही होने चाहिए, कभी भी मारो मत किसी को, चोरी मत करो, अनसेल्फिश डीड्स, ठीक है। राइट लाइवलीहुड, हमें सही तरीके से जीना है, ऑनेस्ट तरीके से। हमारे एफर्ट्स सही होने चाहिए। सेवंथ है हमारी करेक्ट अवेयरनेस, माइंडफुलनेस हमारा सही होना चाहिए, हमें आइडियाज को समझना चाहिए अच्छे से, मेडिटेशन वगैरह करनी चाहिए। आठवां है राइट कंसंट्रेशन, हमें कंसंट्रेशन सही रखना है अपना, जब ही हम कुछ कर पाएंगे। चार नोबल ट्रूथ्स, दुख है भाई, दुख है हर किसी के जीवन में, और उसका रीजन है डिजायर्स, और डिजायर्स को एंड किया जा सकता है अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर, जो मैंने आपको पीछे बता दिया है। महावीर की टीचिंग क्या थी ये भी देख लेते हैं। अहिंसा, ठीक है, सत्य, हमेशा सच बोलो, अस्तेय, ठीक है, यानी कि चोरी वगैरह मत करो, स्टीलिंग मत करो, ब्रह्मचर्य, ठीक है, चेस्टिटी जिसको हम कहते हैं, अपरिग्रह, यानी कि अटैचमेंट मत रखो किसी के भी साथ, पीपल प्लेसेस और मटेरियल थिंग्स से दूर हो जाओ बिल्कुल। फिर अगला है इंडिया हैड अ यूनिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द 14th सेंचुरी, एग्जामिन द स्टेटमेंट ऑफ इब्न बतूता। यहाँ पे इब्न बतूता बताता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। सो हमारे यहाँ पे होता क्या था कि दो तरीके का पोस्टल सिस्टम चलते थे, एक तो उलूक और दावा। उलूक हॉर्स वाले होते थे, दावा फुट पोस्ट होते थे। उलूक में क्या होता था, हर मतलब 4 मील्स के ऊपर एक स्टेशन बना होता था, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है द दावा हैज 3 स्टेशन पर मील। सो इसका मतलब हो गया कि 1/3 ऑफ अ माइल। फिर उसके बाद आगे है द फुट पोस्ट, यानी कि जो पैरों से चलने वाले थे वो काफ़ी क्विकर होते थे देन द हॉर्स पोस्ट, ठीक है, ये पैरों वाले ज़्यादा जल्दी होते थे। एंड ऑफन इट वॉज यूज टू ट्रांसपोर्ट द फ्रूट्स ऑफ खुरासान, फ्रूट्स वगैरह में ज़्यादा इनका यूज होता था। इवन बतूता काफ़ी हैरान था देखकर पोस्टल सिस्टम की एफिशिएंसी को, कि भाई कितने अच्छे से सब कुछ हो रहा है, and which allowed merchants to not only send information and remit credit across long distances but also to dispatch goods required at short notice। भाई एक तो मैसेजेस वगैरह भी चले जाते थे, इन्फॉर्मेशन चली जाती थी दूर दूर तक, और सामान भी भेजा जा सकता था। एंड मतलब भाई ओनली 50 डेज लगते थे दिल्ली जाने में सिंध से। और द न्यूज़ रिपोर्ट्स ऑफ स्पाइस वुड रीच द सुल्तान थ्रू द पोस्टल सिस्टम इन जस्ट 5 डेज। और अगर गुप्तचरों को कोई भाई भेजनी है न्यूज़, तो वो तो बस 5 दिन में ही आ जाती थी सुल्तान के पास। बर्नियर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ इंपीरियल लैंड ओनरशिप इन्फ्लुएंस्ड वेस्टर्न थियोरिस्ट लाइक फ्रेंच फिलोसोफर मोंटेस्क्यू एंड जर्मन कार्ल मार्क्स। सो भाई ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत आता है, सो ये इंपॉर्टेंट है। फिर है अल बिरूनी का कास्ट सिस्टम का क्या डिस्क्रिप्शन था, भाई इसने यही बताया था कि ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मा के फेस से आए हैं, माउथ से आए हैं, क्षत्रियास जो है वो शोल्डर से आए हैं, और वैश्यास जो है वो थाइस से आए हैं, शूद्रास जो है वो फीट से निकले हैं। सो ये इन्होंने कास्ट सिस्टम का डिस्क्रिप्शन दिया। हाउ डिड इब्न बतूता डिस्क्राइब इंडियन सिटीज, इंडियन सिटीज के बारे में ये बताता है काफ़ी पॉपुलेटेड थी, काफ़ी प्रोस्परस थी, काफ़ी क्राउडेड थी, मार्केट काफ़ी कलरफुल और ब्राइट होती थी, बहुत सारे सामान मिलते थे मार्केट्स में, मार्केट में सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत होती थी, मार्केट में मॉस्क भी होते थे, टेम्पल भी होते थे, पब्लिक प्लेस भी बहुत सारे होते थे। और स्लेवरी के बारे में बताया है इब्न बतूता ने कि भाई स्लेव्स को ओपनली मार्केट में बेचा जाता था। अलग अलग तरीके के स्लेव्स होते थे, फीमेल स्लेव्स भी होते थे, और स्लेव्स का काम यही होता था घर का काम वगैरह कर लेना। पर फीमेल स्लेव्स को भाई एक तरीके से नज़र रखने के लिए, जो सुल्तान के नॉबल्स होते थे उनके ऊपर नज़र रखने के लिए अपॉइंट किया जाता था। किताब उल हिंद के ऊपर आपको एक नोट लिखना है। सो देखो अरेबिक में लिखी गई है, काफ़ी सिंपल है, इसके अंदर 80 चैप्टर्स हैं। रिलीजन, फिलोसफी, कस्टम्स, सोशल लाइफ, मेट्रोलॉजी वगैरह के बारे में इसमें लिखा हुआ है। किताब उल हिंद को स्टार्ट करने का एक तरीका होता था कि हर चैप्टर से पहले एक क्वेश्चन मार्क होता था और पूरा क्वेश्चन होता था, फिर उसकी एक्सप्लेनेशन और कंपैरिजन होता था फिर दूसरे कल्चर्स के साथ में। व्हाट वर द 4 मेजर प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के 4 प्रिंसिपल्स। देखो एक तो अल्लाह ही एकमात्र भगवान है, या जो भी उनके गॉड हैं। नमाज 5 टाइम ज़रूर है। ज़कात यानी कि गरीबों में कुछ ना कुछ दान दो। हज यात्रा ज़रूर करनी है, और रमज़ान के महीने में फास्टिंग। सो ये 4 या आप कह सकते हो 5 मेजर प्रिंसिपल्स हैं। डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द लाइफ इन शेख निज़ामुद्दीन खान का। देखो गियासपुर में है, स्मॉल रूम्स हैं, बड़ा हॉल है प्रेयर के लिए, शेख के विजिटर्स आते हैं यहाँ पे मॉर्निंग इवनिंग में,
रिफ्यूजी सेंटर भी है यहाँ पे, लंगर चलता है भाई। और इसके अलावा देयर विच रैन ऑन फ्रूट, चैरिटी पे चलता है। और बहुत सारी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ यहाँ पर आती हैं, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी होती हैं खानका के अंदर। शेख आगे अपने सक्सेसर्स को कैसे अपॉइंट करते थे, जो इन्हीं के ही डिसिपल्स होते थे, फिर वो आगे शेख बन जाते थे। आगे चलते हैं, भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन कैसे हुआ, कॉजेज क्या हैं। हिंदुइज्म में कुछ एविल प्रैक्टिसेस चल रही थी। फियर ऑफ स्प्रेड ऑफ इस्लाम, इस्लाम ज़्यादा ना फैल जाए इसलिए भक्ति मूवमेंट आया, ताकि हिंदुइज्म में कुछ रिफॉर्म्स हों। सूफी संत वगैरह जो थे, इन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया लोगों को। वैष्णविज्म का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, कि भाई एक तो आप यहाँ पे देखिए कि अलवार और नैनार आ गए थे इस टाइम पे, और रिफॉर्मर्स बहुत सारे आ गए थे, नामदेव, रविदास, रामानंद, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर। ये सारे ही हिंदुइज्म के अंदर कुछ चेंजेस की बातें करने लगे थे। अब हमें रिलेशनशिप बताना है अलवार और नैनार का स्टेट के साथ कैसा होता था। सो देखिए, अलवार नैनार अपनी जो भी प्रीचिंग्स होती थी तमिल में देते थे। जहाँ भी वो जाते थे, कुछ जगहों को वो कह देते थे कि भाई ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा पवित्र जगहें हैं। सो वहाँ पे पिलग्रिमेज सेंटर बना दिए जाते थे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो चोला रूलर्स होते थे वो बहुत सपोर्ट करते थे भक्ति ट्रेडिशंस को, और जो मतलब जितने भी ब्राह्मण्स वगैरह होते थे उनको ये बहुत सपोर्ट करते थे। और इन्होंने बड़े बड़े लैंड ग्रांट्स भी दिए और मंदिर भी बनवाए। चोला रूलर्स ने शिव जी के बहुत टेम्पल बनवाए हैं, जैसे कि चिदम्बरम, तंजावुर, गंगाई कोडा, ठीक है, गंगाई कांडा चोलपुरम। और ये क्यों करते थे, ताकि अपना पावर और स्टेटस दिखाने के लिए, और इसके अलावा ये मानते भी थे भाई हिंदुइज्म में। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि शिव जी की ब्रॉन्ज की स्कल्पचर बहुत ज़्यादा चलने लगी थी। नैनार और अलवार जो होते थे, उनको सारे पीजेंट्स वगैरह भी एडमायर करते थे। सो रूलर्स भी चाहते थे कि भाई इनके साथ अच्छी दोस्ती बना के रखो, ताकि सभी लोग भी हमें सपोर्ट करें। विजयनगर को पानी कहाँ से मिलता था। सो देखिए, एक तो टैंक होते थे, और कमलपुरम टैंक सबसे फेमस है, इरिगेशन वगैरह के लिए यूज होता था। हीरिया कैनल है, कृष्णा तुंग भद्रा रिवर, यहाँ से ये सब आ जाएगा, ठीक है। विजयनगर का डाउनफॉल क्यों हुआ, इसके क्या रीजंस थे। सो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट वीक हो गई थी, सक्सेसर काफ़ी वीक थे, और अलग अलग डायनेस्टीज ने रूल किया यहाँ पे, सो ये वीक हो गया था एम्पायर। लगातार बहमनी एम्पायर के साथ इनके स्ट्रगल्स चलते थे, और आर्मी का भी इसमें रोल है पूरा पूरा। कंट्रीब्यूशन ऑफ कृष्णदेव राय, द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ विजयनगरा, इनका क्या कंट्रीब्यूशंस था। सो इनके टाइम पे इन्होंने एक्सपेंशन किया बहुत ज़्यादा, कंसोलिडेट एम्पायर खड़ा किया, और बहुत दूर दूर तक इन्होंने फैला दिया। इनकी बैटल्स में हमेशा ये जीतते रहते थे, स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पावर बनाई इन्होंने विजयनगर को। और प्रीच एंड प्रोस्पेरिटी, काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी के साथ जो है फ्लरिश हुआ विजयनगर इनके टाइम पे। और एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे से चला, एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा हुआ, और ट्रेड काफ़ी बढ़ा। इनलैंड, कोस्टल एंड ओवरसीज ट्रेड, हर तरीके का ट्रेड काफ़ी बढ़ा इनके टाइम पे। काफ़ी ग्रेट बिल्डर थे ये, लीडर भी काफ़ी अच्छे थे, और तेलुगु भी जानते थे ये, पोएट भी थे, और ये जस्टिस के लिए जाने जाते थे अपने। महानवमी डिब्बा के ऊपर क्वेश्चन आता है। सो द महानवमी डिब्बा इन द रॉयल सेंटर ऑफ विजयनगर हैज बीन असाइंड नेम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्म ऑफ बिल्डिंग एज वेल एज फंक्शंस, बताना है। महानवमी डिब्बा जो है, इसका बेस लगभग 11,000 स्क्वायर फीट का है, हाइट इसकी 40 फीट है, और कुछ लकड़ी की कार्विंग्स भी करी हुई हैं इसके नीचे से बेस में। और जितने भी रिचुअल्स होते हैं महानवमी वगैरह के टाइम पे, वो सब इसमें किए जाते थे। दुर्गा पूजा, दशहरा वगैरह, नवरात्रि, ये सब सेलिब्रेट होता था, और रूलर्स अपनी पावर, अपनी प्रेस्टीज भी दिखाते थे। और बहुत सारी सेरेमनीज भी होती थी यहाँ पे वर्शिप होती थी जो घोड़े वगैरह की, और सेक्रीफाइस होता था बफेलोस का और एनिमल्स का, डांस, रेसलिंग, ये सब यहाँ पे हुआ करता था। अमर नायक सिस्टम वॉज मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर। देखो, अमर नायक सिस्टम बहुत ही अच्छा सिस्टम था। ये इक्ता सिस्टम से लिया गया था दिल्ली सुल्तनत से। होता क्या था कि इनको कुछ मतलब कमांडर होते थे आर्मी के अंदर, उनको सैलरी ना देकर उनको कुछ लैंड दे दिया जाता था रूल करने के लिए। उस लैंड से वो टैक्स लेते थे, फिर रूलर्स को देते थे, और खुद भी वहां पे रहते थे। सो और ये रूलर्स को गिफ्ट भी दिया करते थे बहुत बारी, ठीक है। सो ये सब हो जाएगा। और फिर क्या होता है कि भाई अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल रज़ाक जो है, उसने फोर्टिफिकेशन के बारे में क्या बताया है।
अब्दुल रज़ाक एक अम्बेसडर था, पर्शिया से आया था। और उसके बाद ये काफ़ी इम्प्रेस हुआ फोर्टिफिकेशंस को देखकर। ये बताता है 7 तरीके से फोर्टिफाई कर रखा था। द फोर्टिफिकेशन इंसर्कल्ड नॉट ओनली द सिटी, सिर्फ सिटी ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चरल एरिया, फॉरेस्ट, सब चीज़ को फोर्टिफाई कर रखा था इन्होंने। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वॉल्स देर आर कल्टिवेटेड फील्ड, फील्ड वगैरह को भी इन्होंने फोर्टिफाई कर रखा था, गार्डन को, घरों को। बाहर की जो सबसे फोर्टिफिकेशन थी वो पूरे सिटी को सराउंड करती थी। एंड द मैसिव मेसोनरी कंस्ट्रक्शन वॉज स्लाइटली टेपर्ड, नो मोर्टर और सीमेंटिंग एजेंट, भाई कोई सीमेंट वगैरह यूज नहीं होता था, सीधा पत्थर टिका के रखे जाते थे। और इसके अलावा रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर टाइप के पत्थर वगैरह होते थे। और द फोर्ट वॉज एंटर्ड थ्रू वेल गार्ड, और जो किले के अंदर जाने के लिए बहुत ही अच्छा एक गेट बना होता था जो कि मेजर रोड से जुड़ा हुआ होता था। गेटवेज वर डिस्टिंक्टिव, और आर्किटेक्चरल फीचर फीचर जो होते थे इसके वो काफ़ी अलग थे। और इनके फीचर्स तुर्किश सुल्तान सुल्तान वगैरह से मिलते जुलते थे, इंडो इस्लामिक मतलब थोड़ा सा वो था स्टाइल जो ये बनाते थे। व्हाट वाज द रोल ऑफ विलेज पंचायत एंड हेडमैन? देखो, हेडमैन जो होता था विलेज पंचायत वगैरह का, पंचायत का एक हेडमैन हुआ करता था। पंचायत का फंड कंट्रीब्यूशन से ही आता था जो भी गांव के लोग देते थे। एंटरटेनिंग रेवेन्यू ऑफिशियल्स हु विजिटेड द विलेज, एंड कम्युनिटी वेलफेयर के लिए काम करना। और इसके अलावा देखो भाई, ये हेडमैन का यही काम होता था, रेवेन्यू ऑफिशियल्स आते थे तो उनके साथ बातचीत करना, कास्ट वगैरह की बाउंड्रीज का ध्यान रखना कि कोई दूसरी कास्ट में शादी ना कर ले, और टू ओवरसी द कंडक्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द विलेज कम्युनिटी। और अथॉरिटी, और फाइन वगैरह भी लगा सकते थे, पनिशमेंट भी दे सकते थे अलग, कोई अगर कोई गलत काम करता है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम कैसा था मुगल्स के टाइम पे? सो एक तो होता था असेसमेंट और एक होता था एक्चुअल कलेक्शन। ये देखा जाता था कि कितना लेना है, और एक्चुअल कलेक्शन में ये होता था हासिल कितना मिला है। देखो भाई, जो रेवेन्यू ऑफिस होता था उसको अमिल गुजार कहा जाता है। पेमेंट ऑफ टैक्स जो होता था वो कैश में हो सकता था या क्रॉप देकर भी आप पे कर सकते थे। लैंड मेजरमेंट होता था, लैंड का क्लासिफिकेशन किया हुआ था, पोलज, परोती, चचर, बंजर, ठीक है। और टैक्स जो होता था वो लैंड की क्वालिटी के हिसाब से और क्वांटिटी वगैरह के हिसाब से ही होता था। जमींदार का क्या रोल था मुगल इंडिया में? जमींदार सीधा एग्रीकल्चर प्रोसेस में नहीं आते थे, पर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे क्योंकि जमीन उन्हीं की होती थी। हाई स्टेटस था सोसाइटी में, पर्सनल लैंड होते थे, लैंड को बेच सकते थे, बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रिविलेजेस थे इनके पास, अपर कास्ट से आते थे। और कुछ सर्विसेज भी देते थे ये अपनी स्टेट को, और रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट था। और मिलिट्री रिसोर्सेज भी थे इनके पास, मिलिट्री भी थी खुद की। और काफ़ी अच्छी पोजीशन थी भाई सोसाइटी में इनकी, ये आप बता सकते हो। दामिनी को क्या था? संथालों ने क्यों रेजिस्ट किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट? तो दामिनी को एक एरिया था जो इनको दिया गया था, ब्रिटिशर्स ने दिया था, ताकि ये वहाँ पे अपना अच्छे से एक तरीके से परमानेंट सेटल हो के भाई एग्रीकल्चर करें। पर बाद में बहुत टैक्स लगाया जाने लगा दामिनिकों के ऊपर, जो जमींदार्स होते थे वो भी आकर इसको कब्जे में लेने लग गए, ठीक है। एंड द जमींदार्स असर्टेड कंट्रोल ओवर देयर लैंड, सो इसलिए उन्होंने रेजिस्टेंस दिखाई। हाउ डिड द जमींदार्स मैनेज टू रिटेन कंट्रोल ओवर देयर जमींदारीज? सो ये क्या करते थे, बेनामी सेल्स करते थे भाई, इन्हीं के खुद के एजेंट जाकर उसको सस्ते में खरीद के आ जाते थे जमीन को। जो न्यू जमींदार्स होते थे उनको अटैक कर दिया जाता था, जिसकी पहले वाली जमीन होती थी वो अटैक कर देता था भाई, वो देता ही नहीं था जमीन को। एंड जो किसान होते थे, जो रैयत होते थे, वो भी एंट्री लेने से रोक देते थे अगर कोई बंदे ने खरीदी होती थी जमीन। एंड कुछ कुछ जमींदारी इसको लेडीज के नाम कर दिया जाता था क्योंकि लेडीज से जमीन नहीं छीनी जा सकती थी। जमींदार पेमेंट में क्यों मतलब फॉल्ट क्यों होता था उनकी तरफ से, क्यों गलती कर देते थे, वो यहाँ पे नहीं करते थे? क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा हाई था, डिमांड बहुत हाई थी, फेल्ड हो जाते थे, वो इतना कलेक्ट नहीं हो पाता था। और बहुत बारी होता क्या था, चाहे कैसा भी हो एग्रीकल्चर, इनको अंग्रेजों को मतलब नहीं था, इनको तो चाहिए ही चाहिए था। अब अच्छा नहीं हुआ तो रैयत जो किसान है वो पे कर ही नहीं पाएंगे, तो जमींदार कहाँ से भाई इतना दे पाएंगे? और होता क्या है, परमानेंट सेटलमेंट भी आ चुका था, सो भाई जमींदार को देना ही देना था, वरना क्या होता था, सनसेट वाला भी आपको रूल पता है कि भाई इनकी जो जमींदारी होती थी उनको ऑक्शन कर दिया जाता था। इसके अलावा बहुत बारी क्या होता था, किसान जानबूझकर भी नहीं देते थे भाई टैक्स वगैरह,
ठीक है। और बहुत बारी जमींदार ने सीरियस ही नहीं लिया था इस मतलब सिस्टम को कि इनको कलेक्ट भी करना है, तो इसलिए बढ़ता चला गया इनके ऊपर टैक्स। फिफ्थ रिपोर्ट क्या थी देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियां थी पर मोनोपोली बस इसी के पास थी। बाकी कंपनियां पार्लियामेंट में ये कह रही थी कि इनकी रिपोर्ट मांगो, ये करते क्या है इंडिया में। सो इनकी सारी रिपोर्ट्स ली जाती थी, वही आती थी, उसमें से जो फिफ्थ रिपोर्ट थी वही फिफ्थ रिपोर्ट कहलाती है। Why did the mutinous sepoys in many places turn to erstwhile rulers to provide leader? देखो भाई, पुराने रूलर्स के पास क्यों गए, जो ये मतलब जितने भी विद्रोही थे, जो म्यूटिनियस सिपॉइज थे, ये क्यों गए? क्योंकि देखिए जो नेटिव रूलर्स थे वो पहले के लीडर्स रह चुके थे लोगों के लिए, और हिंदू मुस्लिम यूनिटी बहुत ज़रूरी थी। वो चाहते थे कि जो प्री ब्रिटिश एरा था, जिस टाइम पे हमारे यहाँ पे अंग्रेज नहीं थे, वो वापस आ जाए। दिल्ली कैपिटल सिटी थी मुगल इंडिया की, और लास्ट मुगल एम्परर थे जो है बहादुर शाह जफर। तो ये चाहते थे कि भाई मतलब सिपाही वगैरह सारे कि वो उनको हेल्प करें और सपोर्ट करें। सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम क्या था? ये एक सिस्टम था, लॉर्ड वेलेस्ली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1798 में। और अकॉर्डिंग टू दिस क्या होता था कि भाई ये कहते थे कि अपने अलाई को कि हम आपको बचाएंगे, बाहर से और अंदर से कोई भी आपके ऊपर कोई थ्रेट नहीं होगा। आपको क्या करना है, हमारी आर्मी रहेगी आपके अंदर, और आप सारा एक्सपेंडिचर आप ही करोगे उसके ऊपर, हमसे बिना पूछे आप किसी के साथ कोई वॉर नहीं करोगे, किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करोगे। ये सब था इसमें। अवध के अंदर रिवोल्ट क्यों इतना वाइड स्प्रेड था? पीजेंट, तालुकदार और जमींदार क्यों इसमें आ गए? देखिए, वाजिद अली शाह पॉपुलर रूलर थे, और उसके बाद होता क्या है, उनको भेज दिया जाता है कोलकाता में। एंड उसके बाद जितने भी लोग थे, तालुकदार, पीजेंट, जमींदार, वो सब परेशान हो गए। तालुकदार के पास बहुत सारे फोर्ट हुआ करते थे, बहुत सारी मिलिट्री होती थी, वो सब उनसे छीन ली गई। और जमींदार की जो जितनी जमींदारी थी वो सब छीन ली गई। जमींदार कोई भी एक्टिविटीज अब नहीं कर सकते थे। पीजेंट्स जो थे उनके साथ इतना ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा था, वो भी बहुत परेशान आ गए थे। और फार्मर्स को अपनी प्रॉपर्टीज तक भी बेचनी पड़ रही थी भाई रेवेन्यू की वजह से। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा रिवोल्ट फैला यहाँ पे। हाउ डू what do visual representations tell us about the revolt of 1857? सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो ब्रिटिशर्स आर्टिस्ट जो होते थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को हीरो की तरह बताया, सेवियर्स की तरह। जैसे एक पेंटिंग है रिलीफ ऑफ लखनऊ, जो कि थॉमस जोन्स वार्कर ने बनाई है, जिसमें कॉलिन कैंपबेल और जोन्स आउटरम को दिखाया गया है, जिसको सेवियर माना गया है कि भाई उन्होंने लखनऊ को बचाया। ठीक है। और इसके अलावा इन मेमोरियम नाम से एक पेंटिंग है जो कि जोसेफ नोएल ने बनाई, जो कि बताती हैं कि ब्रिटिशर्स की जो फीमेल्स थी, जितनी भी भाई वीमेन थी, वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई हैं, हेल्पलेस हैं। मिस व्हीलर हैज बीन डिपिक्टेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ डिफेंडिंग हीरोइक लेडी। एक और पेंटिंग है जिसमें एक ब्रिटिशर लेडी को दिखाया जा रहा है कि वो बचा रही है अपने आप को। और फिर है क्रूअल इमेजेस ऑफ ब्रिटिश वर द सिंबल ऑफ रिवेंज, ब्रूटल इमेजेस ऑफ इंडियन सोल्जर्स वर द सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंजनेस अगेंस्ट ब्रिटिश। भाई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था, जो जितने इंडियन सोल्जर्स के लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था भाई, ये अब अंग्रेज चाहते थे कि हम इनको बस मार दें, जहाँ पर देखे स्ट्रिक्ट एक्शन लो। ठीक है। और इसी तरीके से ये होता है। और इंडियंस ने भी भाई पेंटिंग बनाई, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई की पेंटिंग। दांडी मार्च की क्या सिग्निफिकेंस थी? सो एक तो सॉल्ट लॉ का वायलेशन हुआ, क्योंकि भाई ब्रिटिशर्स ने कहा था कि बस हम ही मैन्युफैक्चर करेंगे सॉल्ट को, पर गांधी जी ने वायलेट कर दिया। लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन हुआ विमेन का। सिविल लॉज को वायलेट किया गया। गांधी जी की लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट था भाई, ये टर्निंग पॉइंट था। व्हाट वाज द एम एंड मेथड्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो देखिए, प्रोटेस्ट हुई भाई, ठीक है, जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था। स्वराज की डिमांड की गई, खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया गया, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की गई, रॉलेट एक्ट को अपोज किया गया। मेथड क्या होता था कि सभी ने अपने टाइटल्स को छोड़ दिया जो भी मिले थे, और नॉन वायलेंट मूवमेंट को ज़्यादातर अपनाया गया। वायलेंस बिल्कुल भी गांधी जी को पसंद नहीं थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कोई कॉपरेशन नहीं करनी, बायकॉट करो कोर्ट को, ऑफिस को, कॉलेजेस को, फॉरेन क्लोथ्स को। स्ट्राइक्स हुए, डेमोन्स्ट्रेशंस हुए। गांधी जी ने नेशनल मूवमेंट को कैसे ट्रांसफॉर्म कर दिया मास मूवमेंट में? इनकी सिंपल लाइफ स्टाइल थी, हिंदी यूज करते थे कम्युनिकेशन में,
और गांधी जी ने बहुत बड़ी बड़ी 3 मूवमेंट्स भी चलाई, क्विट इंडिया मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है, और ये सब रोल ऑफ गांधी जी, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ट्रूथ और नॉन वायलेंस के ऊपर ज़्यादा बात करी, स्वदेशी को अपनाने की बात करी, बॉयकॉट करो, स्वराज को ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दी, और चरखा और खादी का महत्व इंपॉर्टेंस बताई इन्होंने, विमेन पुअर सभी के लिए बात की इन्होंने, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करी, अनटचेबिलिटी को एबोलिश करने की बात करी इन्होंने, दलित्स को एक नाम दिया हरिजन, और हर सेक्शन जो है सोसाइटी का उसको ये साथ लेकर चले। हमें वो सोर्सेज बताने हैं जहां से हमें गांधी जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में पता चलता है, ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज से पता चलता है, कंटेम्प्ररी जो उस टाइम के न्यूज़पेपर्स थे उनसे पता चलता है, ऑफिशियल एंड जो पुलिस रिकॉर्ड्स थे उनसे पता चलता है, क्योंकि गांधी जी को बहुत बारी पुलिस ले जाती थी पकड़कर, पब्लिक स्पीचेस जो ये देते थे उनसे पता चलता है, और कुछ प्राइवेट लेटर्स ये लिखा करते थे उससे पता चलता है हमें इनके बारे में। What is the significance और importance of the preamble to the Indian Constitution? देखिए ये क्या है, ये हमें बताती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस बारे में है। सो इस पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया जो है इसका नेचर कैसा है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक है, और हमें इसके अंदर एक ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिखे हुए हैं कि भाई गवर्नमेंट को ये चीजें तो करनी करनी है। सो ये एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन है, एक समराइज वे में ये पेज पूरा लिखा होता है। वाई डिड जयपाल सिंह प्लेड फॉर द, देखो जयपाल सिंह जो थे वो ट्राइबल राइट्स के लिए आवाज क्यों उठा रहे थे, वो बताते हैं कि जो ट्राइबल लोग थे उनको उनकी जमीनों से निकाल दिया गया था, और वो अपने फॉरेस्ट में नहीं रह पा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मतलब उनको फोर्स किया गया उनको एक जगह नई जगह पर रहने के लिए, सोसाइटी उनको इक्वली ट्रीट नहीं करती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा प्राइमेटिव हैं, काफी पुराने तरीके से रहते हैं, काफी बैकवर्ड हैं, इसलिए। Mention any two arguments given by बालकृष्ण शर्मा for greater power to the center. So बालकृष्ण शर्मा ने बोला कि स्ट्रॉन्ग सेंटर बहुत जरूरी है, ताकि जो है अच्छे से इकोनॉमिक रिसोर्सेस का यूज हो सके, कंट्री जो है अच्छे से करे और प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चले, स्ट्रॉन्ग सेंटर होगा सो फॉरेन इन्वेजन्स भी नहीं हो पाएंगे और डिफेंड होगी हमारी कंट्री अच्छे से। एनजी रंगा ने क्या बताया माइनॉरिटीज वगैरह के लिए, सो एनजी रंगा कहते हैं जो कि एक सोशलिस्ट थे, वो कहते हैं रियल माइनॉरिटीज वो हैं जो गरीब हैं, काफी गरीब पिछड़े हुए लोग, और ही वेलकम्ड द लीगल राइट्स ग्रांटेड टू एवरी इंडिविजुअल बाय द सिटीजंस बट पॉइंटेड टू इट्स लिमिट्स। और वो कहते हैं कि ही बिलीव्ड दैट फॉर अ पुअर देयर वाज नो मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट टू लिव, क्योंकि भाई गरीब के लिए भाई जिंदगी कैसे जिएगा, वो इतना गरीब है, एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है अगर किसी के पास। सो इन्होंने यही आवाज उठाई कि भाई असली में माइनॉरिटी और रिजर्वेशन की उसको जरूरत है जो लोग गरीब हैं बेचारे, and there was need to create conditions where these rights could be effectively enjoyed, ठीक है। and he admitted that the common masses were not able to come up to the constitutional assembly, ये कहते हैं आम लोग तो नहीं आ पाते भाई हमारी असेंबली में, पर हमें उनकी आवाज सुननी है, और हमें कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज वगैरह जो है, ये असली माइनॉरिटी वही है जो गरीब लोग हैं, उनके लिए काम करना है। अ कम्युनिस्ट मेंबर सोमनाथ लाहिड़ी वो कहते हैं सो द डार्क हैंड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म हैंगिंग ओवर द डेलिब्रेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो सोमनाथ लाहिड़ी जो कि कम्युनिस्ट मेंबर थे वो ये बताते हैं ही अर्ज्ड द मेंबर्स स्पेशली इंडियंस टू कंप्लीटली फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ इंपीरियल, वो कहते हैं अंग्रेजों के इंपीरियल रूल से भाई बिल्कुल आजाद हो जाओ। ड्यूरिंग द विंटर ऑफ 1946 टू 47 जब असेंबली बनाई गई थी, ब्रिटिशर्स इंडिया में ही थे, और एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था जिसमें जवाहरलाल नेहरू उसके हेड थे, बट इट कुड ओनली ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन, लेकिन वायसराय ही उसको चला रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले। सो लाहिरी यही बताते हैं कि ब्रिटिशर्स की छाया अभी भी हमारे ऊपर है, सो वही सब प्लान कर रहे हैं और वही सब चल रहा है। सो इसी के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें एंड वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।